ये रफ्तार वाले हैं मेरी जान, ऐसे बोलते हैं ये। कैसे सर? वर्क का डेफिनेशन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। क्योंकि जो चलता है उस पर फ्रिक्शन लगता नहीं, और जिस पे लगता है वो चलता नहीं। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार ऑसम लेक्चर। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो चीटिंग है, आज तो लाइव सेशन होने वाला था। बेटा थोड़ा कार्यक्रम में चेंज है, लाइव सेशन होगा संडे, क्योंकि संडे होता है फंडे। आज क्या होगा? आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई यूनिट। नया यूनिट क्या है? कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, वर्क पावर और एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पढ़ा क्या? पढ़ा लॉज ऑफ मोशन, पढ़ा हमने मोशन 2D, पढ़ा हमने मोशन 1D, और पढ़ा हमने यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत तेजी से रफ्तार में रफ्तार बढ़ाते हुए कार्यक्रम चल रहा है। और रफ्तार सीरीज किसके लिए है? उन सभी बच्चों के लिए है जो पढ़ नहीं सकते, ज्यादा पैसे दे नहीं सकते, थोड़े पैसे भी नहीं दे सकते। ये सीरीज उनके लिए है जिन बच्चों का बैकलॉग है, जिन बच्चों का बैकलॉग है। ये सीरीज उनके लिए है जो 100 तरह बहाने बनाते हैं कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। अबे पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज क्या शुरू करेंगे हम? आज हम लोग करेंगे वर्क। और क्या करेंगे? वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स करेंगे। तो भैया आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। वर्क होता क्या है? वर्क किसको बोलते हैं? फिजिक्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हम बाकी चीजों के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। फिजिक्स के हिसाब से वर्क जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। भैया क्या लिखा जाता है? वर्क होता है F डॉट डेल्टा आर। यहां पर डॉट प्रोडक्ट का भरपूर यूज, इसका डॉट प्रोडक्ट का भरपूर यूज है। ये मक्खी बहुत दुष्टपना कर रही है, पता नहीं किस जन्म की मेरी प्रेमिका है, छोड़ ही नहीं रही मुझे। देख रहे हो काहे भाई? क्या बात? आई लव यू कहने आई हो? जाओ, सेम टू यू। अब इसको हम क्या लिखे? बहुत दुष्ट है ये। एफ क्या है? एफ है यहां फोर्स। एफ क्या है? फोर्स। डेल्टा आर क्या है? सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं यहां डेल्टा आर में। तुम नहीं करोगे, क्यों? रफ्तार वाले हो मेरी जान। तो डेल्टा आर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा किसका? बॉडी का? नहीं, बॉडी का नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये क्या बात हुई? कोई आसान चीज तो आप पढ़ाते ही नहीं है, आसान चीज को भी डिफिकल्ट कर देते हैं। नहीं बेटा, और आसान कर रहे हैं तुम्हारी जिंदगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक दे देंगे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कुछ अलग होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है। तो यार बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट तो एक ही चीज है? ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों डिफरेंट होगा। है? हाँ, कब बताएंगे अभी, टेंशन ना लो। इसलिए आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लिखोगे। तो वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। इसको और ढंग से लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? वर्क इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं वर्क। ये थीटा क्या है? अरे बहुत सही है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये है थीटा, ये है डेल्टा आर, ये है एफ। बुझाया?
ये मानेगी नहीं। हाँ आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ, आओ आओ, मान ही नहीं रही, अगली है बिल्कुल। ठीक है, तो वर्क क्या जाएगा, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। डेल्टा आर बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, वो हम कर लेंगे अभी, है ना। चलो अब इसको थोड़ा और ढंग से लिखें, लिख दीजिए सर, ऐसी क्या बात, ये थीटा है, ये एफ है, और ये है डेल्टा आर। अगर हम चाहें तो इस एफ को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, इस एफ को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, इस एफ को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे, देखो ये थीटा था, ये एफ था, इस एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर। ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, एफ कॉस थीटा कहलाएगा। जो इधर होगा वो क्या कहलाएगा, एफ साइन थीटा कहलाएगा। ये फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही है, हाँ है। तो क्या बोल सकते हैं हम, वर्क को सीधा सीधा बोल सकते हैं, फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, किसके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के, और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब वर्क क्या है, वर्क इन दो क्वांटिटी प्रोडक्ट है, किसका, डेल्टा आर जानते हो कौन है, क्या है, ठीक है ना। डेल्टा आर क्या है ये तुम जानते हो क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये दूसरा ये क्या है, ये है एफ पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, एफ कॉस थीटा। मतलब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर, मतलब वर्क प्रोडक्ट है किसका, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर वेक्टर एंड डेल्टा आर। सीधा, बड़ी आसानी से फोर्स को रिजॉल्व कर लो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में और प्रोडक्ट ले लो, आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी कर सकता था। बहुत सारे कहेंगे सर चीटिंग है, आप फोर्स क्यों रिजॉल्व किए, आप डिस्प्लेसमेंट क्यों रिजॉल्व नहीं किए। नहीं कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है, डिस्प्लेसमेंट को भी रिजॉल्व किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर तरफ रिजॉल्व करो क्या आएगा, डेल्टा आर कॉस थीटा आएगा, इधर तरफ करो क्या आएगा, डेल्टा आर साइन थीटा आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट है। तो लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क, क्यों, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा होता है तो क्या लिख सकते हैं, एफ डेल्टा आर पैरेलल। देखो यहां पे क्या लिखा था, एफ कॉस थीटा डेल्टा आर, तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना, एफ पैरेलल डेल्टा आर। यहां पे क्या कर दिया हमने, एफ डेल्टा आर पैरेलल। तो क्या हो गया, डेल्टा आर पैरेलल क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट किसका, अब सर समझ गए हम लोग, किसका, अरे वही ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इससे पहले क्या था, यहां था फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर, अब क्या किया हमने, डेल्टा आर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल, चाहे जिसको रिजॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख सकते हैं वर्क को हम, ऐसे हम वर्क को लिख सकते हैं। है समझ वाली बात की नहीं, है आसान बात की नहीं, बहुत आसान है, हलवा बात है। ठीक है,
हलवा बात है तो अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन करें फिर। जैसे एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है, एक बॉडी फोर्स लग रहा है 2i प्लस 3j माइनस के। एक बॉडी पर इतना फोर्स लग रहा है 2i प्लस 3j माइनस के। किसी बॉडी फोर्स इतना लग रहा है। अब हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी या एक बॉडी पर इतना फोर्स लग रहा था एंड बॉडी मूव्स फ्रॉम R1 to R2 Ti प्लस 4j, यहां पे मूव कर जाती है बॉडी, ऐसे मूव कर जाती है। एक बॉडी फोर्स इतना लगता है, बॉडी मूव्स फ्रॉम दिस एंड टू दिस, देन वर्क क्या होगा, वर्क की वैल्यू क्या आएगी। तो कितना आसान सवाल है। और पता है आपको, नीट में ऐसे सवालों की भरमार है नीट में ऐसे सवालों की भरमार है। तो क्या करेंगे सर जी, अरे यार मिनटों काम सेकंडों में। अच्छा और रेस हो जाए, आज हमारी तुम्हारी बहुत दिन से रेस नहीं हुई ना। हाँ नहीं हुई, आओ देखते कौन पहले कर पाएगा। अच्छा ये बात है, तो फोर्स लिखेंगे और यहां R2 लिखेंगे, R1 लिखेंगे और वर्क लिखेंगे। फोर्स की वैल्यू कितनी है भैया, जल्दी लिखो, नहीं ये बच्चे निकाल लेंगे, हम फिसड्डी हो जाएंगे। R2 3i प्लस का 4j माइनस लगाओ i, और वो माइनस माइनस प्लस j और माइनस 2k। ये होगा, कैलकुलेशन ना गलत हो जाए कहीं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बच्चे हैं तेज हम हैं धीरे। अभी मैं ही फर्स्ट आऊंगा चाहे जितना धीरे हूं। 3i माइनस i 2i हो गया, 4j बच गया, 4j हो गया कितना 5j हो गया, और माइनस का 2k हो जाएगा। उसमें क्या है, तो आसान सवाल है, इसको तो मैं मिनटों में कर लूंगा। तो 2 का 2 4, 3 का 15 और माइनस माइनस प्लस 2 19 2 21 21 जूल, 21 जूल वर्क आ जाएगा। सिंपल 21 जूल वर्क आएगा। क्या किया, फोर्स को डॉट प्रोडक्ट कर दिया, किसके साथ, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 3 माइनस 1 2i, 4 माइनस माइनस प्लस 5, और वो हो गया आपका क्या -2। तो जब 4 साथ मल्टीप्लाई करो क्या लिखा है, माइनस माइनस 2, 3j इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4, 19 इंटू 21 जूल। मेरा सही है। अब तुम्हारा हार गए ना, अभी निकाल ही रहे हो फिर सड्डी कहीं के। मुझसे पहले जिसने निकाला बताओ फिर जाने। कोई नहीं निकाला हुआ मुझे पता है, मुझसे तेज बनेंगे आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, समझा क्या। चलो ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है, बहुत आसान सवाल था, मैं पता है कॉमेडी कर रहे थे हम, ठीक है। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, सिंपल सी बात है। वर्क क्या डिफाइन किया हमने, वर्क डिफाइन क्या है, वर्क डिफाइन है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। ये पॉजिटिव कब रहता है, पॉजिटिव और नॉन जीरो, पॉजिटिव नॉन जीरो। तो कब रहेगा, जब थीटा की वैल्यू 90 से 0 के बीच में रहे। क्यों, सबको पता है यार क्या वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता था, एफ डेल्टा आर कॉस थीटा होता है। तो जब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो पॉजिटिव होगा। और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब एक्यूट होता है, जब एक्यूट होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है एक्यूट रहेगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, बात खत्म। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें, है ना। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव नॉन जीरो। अब ये है
डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये पॉसिबल ही कैसे, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट कैसे इधर हो जाएगा? क्यों? तुम साइकिल से भाग रहे हो, साइकिल चला के, और हवा का ड्रैग पीछे लग रहा है, तो उल्टा नहीं लग सकता क्या? लग सकता है। एक ड्रैग फोर्स तुमको अपोज कर रहा है, बहुत सारे फोर्स तुमको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो हम इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पंचायत कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है? थीटा क्या है यहां? ऑब्ट्यूज है। फिर से देखो वर्क क्या होता है। जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी नेगेटिव होगा, और कॉस थीटा वैल्यू नेगेटिव कब होती है? पाई से लेके 90 छोड़ के बाकी पाई तक चले जाओ, है ना? तो पॉजिटिव कब होगी? 0 से लेकर और यहां से पाई से कम, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, बात खत्म। ठीक है, समझ में आया? ऑब्ट्यूज होगा तो नेगेटिव, एक्यूट होगा तो पॉजिटिव, सिंपल। अब 0 कब होगा? सिंपल सी बात है भाई, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, एंगल कितना है? 90, राइट एंगल लग रहा है। जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 की तभी तो 0 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? 90। जब 90 हो तब या तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, या तो फोर्स ही ना लगे। या तो फोर्स ना हो या तो डिस्प्लेसमेंट ना हो। फोर्स नहीं हो तो वर्क किसका निकालोगे? अच्छा चलो मान लो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब, या फिर एंगल 90 हो तब। समझाने के लिए जैसे ये घूम रहा है ऐसे से बॉल, टेंशन का वर्क निकालना है, मान लो टेंशन यहां है, तो बॉल तो ऐसे चल रहा होगा, बॉल तो ऐसे जा रहा होगा, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। तो टेंशन का वर्क क्या होगा? 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? 0 होगा, हमेशा होगा। क्यों हमेशा होगा? अरे हमेशा ही 90 पर रहेगा, और क्यों होगा? तो इसमें बहुत बड़ी बात तुमने बता दी हमने, हमेशा ही 90 पर रहेगा। कौन? डिस्प्लेसमेंट किसके? फोर्स के। तो सर वेलोसिटी है, अबे पगले आदमी, वेलोसिटी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा अच्छा, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा क्या? 0 आएगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डायरेक्शन में होता है, और फोर्स हमेशा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, और 0। यहीं पर अगर तुम देखो, नॉर्मल भी लग रहा होगा, एमजी भी लग रहा होगा। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, नॉर्मल ऐसे लगेगा, एमजी ऐसे लगेगा, ये फोर्स ऐसे लगेगा। कौन? टेंशन वाला, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन का वर्क तो 0 हो गया। वेलोसिटी इसकी ऐसे होगी अंदर की तरफ, इसके बीच में भी 90 डिग्री है, तो नॉर्मल का भी वर्क 0 आएगा, पता है यहां पर, क्योंकि वेलोसिटी नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। वेट का भी वर्क 0 होगा यहां पर, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, या बोलो थीटा 90 है। टेंशन का वर्क 0 होगा, क्योंकि ये भी 90 पर है। जब कोई सर्किल पे ऐसे घूम रहा होगा हॉरिजॉन्टल टेबल पर, नॉर्मल ऊपर लगेगा, वेलोसिटी इधर होगी 90 डिग्री। वेट नीचे होगा, वेलोसिटी इधर होगी, तो वेट देखो नीचे की तरफ हो गया, वेट नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी इधर होगी 90 डिग्री। फिर वेलोसिटी इधर है, टेंशन इस तरफ है 90 डिग्री। यहां पे देखा जाए, यहां पर वर्क 0 आ रहा है, नॉर्मल का भी, वेट का भी, टेंशन का भी, क्योंकि तीनों के तीनों ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना? बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। क्या कि वर्क 0 कब होगा? या तो डिस्प्लेसमेंट ना हो, या फिर थीटा 90 हो, या फिर थीटा 90 हो। ये जो एग्जांपल दिया, यहां क्या हो गया?
थीटा 90 वाला हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई पूछे वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलोगे 0। वर्क डन बाय टेंशन बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि तीनों केस में थीटा 90 क्योंकि तीनों केस में थीटा 90 है, 90। आइए अब देखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या 0 होता है। तो फटाफट बताओ, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 होता है, क्योंकि इस सवाल में बहुत सारे बच्चों का आहा हो जाता है। ठीक है, तो बताओ जरा क्या होता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। तो आइए जरा मैं एक केस लेता हूं, पहले आपसे केस पूछता हूं। क्या पूछता हूं? केस पूछता हूं। जैसे मान लो, क्या मान लो, हमारा चिंटुआ रनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। कहां पर? रोड पर। या वॉकिंग कर रहा है। कहां पे? रोड पर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? चिंटुआ है ये वाला नहीं है, डेस्पासितो वाला लौंडा नहीं है, ये चिंटुआ है हमारा। ठीक है, बॉडी बनाया है आजकल। ठीक है, तो चिंटुआ जो है हमारा दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है। इसे बाइसेप्स बना देते हैं ऐसे। ठीक है, चिंटुआ ये रनिंग कर रहा है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बताओ क्या होता है? इजी सवाल पूछ रहे हैं सर, ये बताओ, आगे दौड़ रहा है, हाँ दौड़ रहा है, और सर ई पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? सब फ्रिक्शन वाली क्लास में देख रखा है। सर इजी, मैन इज गोइंग दिस साइड, फ्रिक्शन इज लगिंग दिस साइड, वर्क इज पॉजिटिव होइंग। इजी क्वेश्चन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन मैन इज रनिंग ऑन अ ग्राउंड या वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड। रियली? यस। अच्छा तो जरा बताओ वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? तुमसे पूछ रहे हैं, रफ्तार वालों से नहीं, नॉर्मल बच्चों से पूछ रहे हैं। वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क होता है सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। नहीं नहीं सर, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। हां सर, वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही होता है सर। ए रफ्तार वालों, जरा मुंह पे तमाका मारो इसके। बताओ बेटा रफ्तार वालों, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? फटाफट बताओ कमेंट में, क्या होता है वर्क का डेफिनेशन? ये जो बोल रहे हैं वो होता है, डिफरेंट होता है? ये रफ्तार वाले हैं मेरी जान, ऐसे बोलते हैं। ये कैसे? सर वर्क का डेफिनेशन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। सर इसको हम दूसरी तरह बोल सकता है क्या? वर्क का डेफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझे? कुछ समझ में आया तुम्हारे? क्या वर्क होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट बोल दो क्योंकि कंपोनेंट ले लिया है। ठीक है, या फिर बोलो वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। हमें यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी है, क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखनी है। ओके सर, आई गॉट योर पॉइंट। इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो इस पॉइंट को, देखिए इस पॉइंट को, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को। ये पॉइंट चलता है क्या? जब हम वॉक करते हैं तो ये पैरवा चलता है, ये नहीं चलता, ये चलता है तो मुंह टूट जाता है, ये चलता है तो मुंह टूट जाता है इससे, तो ये नहीं चलता है। मतलब क्या हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डेल्टा आर क्या आएगा यहां पर? 0 आएगा। तो क्या वर्क हो जाएगा 0? हां, क्यों? क्योंकि जो चलता है उस पर फ्रिक्शन लगता नहीं, और जिस पे लगता है वो चलता नहीं। फिर से बोलिए बाबू, जिस पे लगता है वो चलता नहीं, और जो चलता है उस पे फ्रिक्शन लगता नहीं। तो वर्क हो गया 0।
क्या समझे? क्या, जब आदमी वॉक करता है तो फ्रिक्शन का वर्क 0 होता है, क्योंकि जो चलता है उस पर फ्रिक्शन लगता नहीं, और जिस पे लगता है वो चलता नहीं। तो जब हम वॉक करते हैं तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। पॉजिटिव कब होता है? बहुत सिंपल है। कैसे, आइए समझाएं। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ऐसे रखा है, ठीक है। तुम यहां से देख रहे हो, फोर्स इस पर लग रहा है, ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है। 2 ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। क्यों? पता है सबको, बता रखा है। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो ग्राउंड से अगर आप देखो, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये पॉइंट आगे गया कि नहीं गया? सर क्यों नहीं गया? इसका डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो गया। तो वर्क क्या आएगा? भैया ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है, इस बॉडी पे फ्रिक्शन आगे की तरफ है, तो क्या आएगा वर्क? यहां वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आएगा पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन में है। लेकिन सेम टाइम पर इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। अब ये पूरा का पूरा बॉडी जो है आगे की तरफ जा रहा है, नहीं रहा? जा रहा है, जा रहा है। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर तरफ? आगे की तरफ। एंगल कितना? पाई हो गया। तो नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव हो गया है? हाँ, यही तो जलवा है। तो नीचे वाले ब्लॉक पे वर्क फ्रिक्शन का नेगेटिव होता है, क्योंकि इसको रिटार्ड करना चाह रहा है, ऊपर वाले को एक्सेलरेट करना चाह रहा है, तो पॉजिटिव होता है। कहना क्या चाहते हैं आप? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी, कुछ भी हो सकता है। कौन? फ्रिक्शन का वर्क। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी, एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। चलो आगे बढ़ो। अब ये ब्लॉक रखा है, जमीन पे रखा है, घसीट रहे हैं फोर्स से, फ्रिक्शन का वर्क बताना है। ब्लॉक का मास कितना दिया भाई साहब? ब्लॉक का मास दिया है 1 kg। mg कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? इधर तरफ लगेगा फ्रिक्शन। कितना लगेगा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg, क्योंकि स्लिप कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू, mg की वैल्यू 10, क्या आया? 5 न्यूटन। फ्रिक्शन लग गया 5 न्यूटन। ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, तो फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, एंगल है पाई, मतलब वर्क नेगेटिव। तो वर्क क्या आएगा? फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट कॉस पाई। फ्रिक्शन कितना है? 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है? कहां गया डिस्प्लेसमेंट? मिलबे नहीं करेगा, 10 मीटर। कॉस पाई, कॉस पाई वैल्यू क्या होती है? -1। क्या आया? -50 न्यूटन। हो, वर्क कब से न्यूटन में होने लग गया बाबू? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो वर्क क्या आएगा? 50 जूल, नेगेटिव का। ईजी, बेरी इजी, है ना? चलो अब बताओ ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क बताइए क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? देखते हैं, आइए। अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे जा रही है और ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, जैसे हवाई जहाज उड़ते हुए जा रहा है, श्यां, ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में तो सर डिस्प्लेसमेंट हो, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या आएगा? π/2। वर्क क्या आएगा? 0। 0 हो जाएगा। तो ग्रेविटी का वर्क 0 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब जैसे किसी बॉडी को ऊपर तरफ फेंक दो, इस पर वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। तो देखो यहां पे एंगल कितना हो गया है? डिस्प्लेसमेंट के बीच में और वेट के बीच में, पाई। तो वर्क क्या आएगा? ओए होए, नेगेटिव। अगर मान लो कोई पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेट भी नीचे की तरफ हो जाएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, वेलोसिटी डायरेक्शन में, वेट किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, मतलब एंगल क्या जाएगा, थीटा 0, तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। तो डिपेंड करता है कैसे पत्थर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव, ऐसे जाएगा तो 0। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। इस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। अच्छा भाई, आओ सवाल करें। इस हाइट से बॉल को रिलीज किया गया है, एक बॉल ये, एक बॉल ये वाली बॉल तो ऐसे ही जाएगी, मतलब इसी पर रखी हुई थी, ये बॉल ऐसे आएगी। दोनों बॉल का वर्क निकालना है, एक बॉल इसी फिसलते हुए आएगी, एक ऐसे आएगी, तो दोनों बॉल का वर्क निकालना है। क्या आएगा दोनों बॉल का वर्क, बताओ जल्दी से बताओ, क्या आएगा वर्क, सेम डिफरेंट, इसकी लेंथ एल, इस ट्रैक की लेंथ एल, तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम अभी ऐसे करेंगे। तो 2 वाले पे अगर देखा जाए, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, वो भी इधर तरफ है, तो वर्क क्या है 2 के लिए, mgh 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 mgh। क्यों mg भी इधर ही, ये भी इधर ही, और क्यों हाल तुम बवाल कर रहे हो। 1 वाले में बताओ जाने, 1 वाले में, 1 में फोर्स इधर है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इधर है, लेकिन इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो तो h होगा। क्यों, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो h ही है। हाँ, फोर्स तो हमेशा mg लगेगा इस पर, ऐसे mg, इस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा। mgh mgh, सिंपल, mg नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो दोनों केस के लिए ग्रेविटी का वर्क सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं लगेगा, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना। नॉर्मल का वर्क बताओ क्या होगा, होमवर्क है तुम्हारा, मुझे चैट बॉक्स में ये चाहिए। हट पागल आदमी, आंसर लिख दिया तुमने, देख नहीं पाएंगे बच्चे। नॉर्मल का वर्क बताओ क्या आएगा मैं बहुत पागल हूं, नॉर्मल का वर्क बताओ क्या आएगा, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक स्ट्रिंग है, यूज टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकली अप बाय अ डिस्टेंस h एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2, वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां टेंशन होगा, ए एक्सेलरेशन से इसको पुल कर रहे हैं, तो टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना आएगा पहले ये बताओ, तब तो टेंशन का वर्क निकालोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो टेंशन इज इक्वल टू जाएगा mg प्लस ma, तो टेंशन इज इक्वल टू जाएगा 3/2 mg, सिंपल।
टेंशन हो जाएगा 3/2 mg। तो क्या दिक्कत है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकालना है, निकाल लेते हैं। कैसे? टेंशन लग रहा है ऊपर तरफ और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है ऊपर तरफ। थीटा क्या हो गया यहां पर? 0। टेंशन इंटू डेल्टा वाई, थ्री बाई टू एम जी, और ये जाएगा एच। टेंशन का वर्क किया आ जाएगा 3/2 mgh। टेंशन का वर्क आएगा 3/2 mgh। वर्डन बाई क्या लिखना है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी लग रहा है mg, जा ऊपर रहा है ये एंगल पहली बार पाई हो जाएगा h। तो क्या आएगा? पाई है तो पक्का माइनस होगा सर जी, सोचने की क्या जरूरत है, माइनस mgh। ये आ जाएगा टेंशन और ग्रेविटी का वर्क। हमने क्या लिखा है? टी डेल्टा वाई लिख दिया, टेंशन लिखा और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां क्या लिखा? ग्रेविटी का वर्क निकालना था, तो दोनों में पाई आएंगे है तो माइनस लगा दो, नहीं तो कॉस पाई लिख के लिख लो, क्या फर्क पड़ता? अब तो समझदार हो गए। ये आर रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है। फाइंड वर्क डन बाय कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ टू मूव बॉल फ्रॉम ए टू बी ऑन द ट्रैक। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो भैया, ये लग रहा है इधर, ये है, ये ए से बी तक ले जाएगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बताना है। ऑप्शन दे दें? हाँ सर दे दो, मजा आ जाए सर। एम जी आर है, हाँ, एफ √2 FR, पाई FR, मतलब π/2 FR, FR माइनस mgr। ठीक है, बस इतना बहुत है। ए से बी तक लेके आते कितना वर्क करना पड़ेगा? ए से बी लेके जा रहे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स से कितना वर्क लगना पड़ेगा? तो भाई ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे बी तक, यहां तक गए ट्रैक के लॉन्ग, ऑन द ट्रैक बोला ना, तो गए ट्रैक के लॉन्ग यार। देखा जाए डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, लिखना क्या है फिर हमको? तो सर ट्रैक के लॉन्ग है तो π/2 FR लिख दें, लेकिन सर यहां तो एंगल अलग अलग होगा। ऐसे लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट आया तब भी एंगल अलग लिखना पड़ेगा। करें क्या? बहुत इजी है। वर्क होता है फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमेशा लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ भी हुआ है, आगे की तरफ भी हुआ है, बस काम खत्म। ऊपर की तरफ तो आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना नहीं है क्योंकि ऊपर तरफ फोर्स है नहीं, फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको लिखना है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स लिखा एफ, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ भाई साहब? यहां से यहां गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आर, एफ आर। फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इतना हुआ और कितना हुआ? ऊपर डायरेक्शन थोड़ी डिस्प्लेसमेंट देखना आपको, ऊपर की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपको देखने की जरूरत नहीं है, नहीं है और नहीं है, समझे? ठीक है, फोर्स ए बी लाइन के लॉन्ग लग रहा है हमेशा, फोर्स इधर लग रहा है, जब यहां पहुंचते हैं तब भी इधर ही लगता है इसके पैरेलल। ऐसे हमेशा लगता है। अब बताओ वर्क क्या होगा? फिर से वही ऑप्शन,
mgr √2 fr fr f π/2r माइनस mgr। ऑप्शन वैसे ही है। अगेन वही वर्क क्या होता है, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फोर्स तो इधर लग रहा है, इधर की डायरेक्शन में ए बी लाइन की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ ये बात ढंग की पूछी, मतलब यही लाइन पूछ ली भाई, यही लाइन ही तो पूछ ली है। क्या आएगा, √2r हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या हो जाएगा, √2 fr। क्यों, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। और इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, √2r। अब फर्क समझो, तो फोर्स इस केस में कैसे लग रहा है, ट्रैक के लॉन्ग लग रहा है। कैसे लग रहा है, ट्रैक के लॉन्ग लग रहा है। फोर्स ट्रैक के लॉन्ग लग रहा है, मतलब अभी फोर्स ऐसे है, अभी फोर्स ऐसे है, अभी फोर्स ऐसे है, अभी फोर्स ऐसे होगा, हमेशा ट्रैक के लॉन्ग फोर्स लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। तो एफ डेल्टा डी आर, 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 ट्रैक के लॉन्ग एफ डेल्टा डी आर, ट्रैक के लॉन्ग एफ डेल्टा डी आर, ट्रैक के लॉन्ग एफ डेल्टा डी आर। हर मोमेंट पे फोर्स उसी डायरेक्शन में है, टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो एफ डी आर यहां का, 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 सारे डी आर जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स क्या हो जाएगा, π/2r हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, फोर्स अलोंग द ट्रैक है तो अलोंग द ट्रैक डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो क्या आएगा, π/2r। अलोंग द ट्रैक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहे हैं, यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछ रहे हैं, ट्रैक के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पूछ रहे हैं। मतलब ट्रैक के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पूछने मतलब हो गया डिस्टेंस पूछ रहे हैं ये, और फोर्स जो है ट्रैक के अलोंग लग रहा है, तो ट्रैक के अलोंग फोर्स और ट्रैक के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो तीनों केस एक ही जैसे थे, फर्क था, पहले में हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था, पहले में फोर्स हॉरिजॉन्टल था, दूसरे में कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग अलोंग लाइन ए बी था, तीसरे में फोर्स जो है अलोंग ट्रैक लग रहा था। ट्रैक के अलोंग लग रहा था, तीनों फर्क है। ठीक है, अब बुद्धि में कुछ बात समाई, लिटिल बिट लिटिल बिट लिटिल बिट। फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं, हां या ना, वर्क डन बाय फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट और नॉट, बताओ। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, ये बताना है, बताओ। बताओ, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं।
देखो दो ब्लॉक है यहां पे, तुम ग्राउंड से देख रहे हो, फ्रिक्शन है यहां पर, यहां फोर्स लग रहा है, both blocks are moving together। तुम यहां से देखोगे तो क्या होगा, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। तुम्हारे लिए इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वर्क क्या आएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यही बात को अगर कोई आदमी यहां पे बैठ के देखे ये कोई मैन नंबर 1 है वो, तो ये पक्की बात है कि इस पे फ्रिक्शन लगेगा। विद रिस्पेक्ट टू 1 देखें, फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन यार इसके लिए ये पॉइंट कहीं खिसक के जा रहा है क्या, साथ साथ चल रहे हैं, पूरा पूरा एक साथ चल रहा है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक जो होगा 1 के रिस्पेक्ट में होगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 1 के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साथ साथ चलेंगे। अब वर्क लिखोगे तो क्या आएगा, क्योंकि इसके लिए साथ साथ चलते नजर आएंगे। जैसे कॉमन सेंस की बात है भाई साहब, हम तुम पृथ्वी पर हैं, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, नहीं। अबे मून के रिस्पेक्ट में देखो, हां हां चल रहे हैं, तो मून के रिस्पेक्ट में तुम पे वर्क हो रहा है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में तुम पे वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि तुम तो मुझे खड़े नजर आ रहे हो। भाई अगर मैं देखूं इस पेन को मैं घसीट रहा हूं, पेन नहीं घसीट रहा, ये पेन नहीं चल रहा, ये ऐसे पेन है, ये भी ऊपर तरफ नहीं जा रहा, या पेन आगे की तरफ नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, वर्क 0 हो गया मेरे लिए। लेकिन कोई मून से देखेगा तो पेन आगे आगे नहीं जा रहा, ऐसे से जा रहा है, तो मून के लिए वर्क होगा। या कोई साइकिल से जा रहा हो तो साइकिल से जाएगा, उसके लिए पेन पीछे तो नजर आएगा, तो उसके लिए वर्क होगा, ये कह रहे हैं। तो वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, यस इट डज, हां करता है, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे व्हाट इज द वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इफ द लोअर ब्लॉक इज शिफ्टेड टू राइटवर्ड विद एक्सेलरेशन a एंड स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय लेंथ x। कह रहे हैं कि ये अगर आगे की तरफ लोअर वाला ब्लॉक जा रहा है और ये स्प्रिंग जो है इसी ब्लॉक से अटैच्ड है, ये स्प्रिंग इसी ब्लॉक से अटैच्ड है, तो इसी नीचे वाले ब्लॉक से। अब जब ये चल रहा था तो ये वाला इधर की तरफ खिसक गया, कहने का मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो देखा जाए एक्स जो दिया है वो क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक, या फिर बोलो लोअर ब्लॉक, या फिर बोल दो प्लैंक, ये प्लैंक है। तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक पीछे चला गया ना, क्योंकि ये जब आगे की तरफ जाएगा तो सूडो फोर्स पे पीछे लगेगा। अगर मैं प्लैंक पे बैठ के देखूं तो इसका पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगर आप यहां पे बैठ के देखो तो इस ब्लॉक पे लगा सूडो फोर्स पीछे की तरफ, और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में खिसक के गया ना, प्लैंक के रिस्पेक्ट में खिसक के गया ना, एक्स हो गया। What is the work done by pseudo force if the lower block is shifted rightward with acceleration a and spring is compressed by length x? स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, मतलब पीछे चली गई,
तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक अगर देखोगे, वैसे तो इसका बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ऐसे से जा रहा होगा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन प्लैंक के रिस्पेक्ट में तो एक्स खिसक के गया ना, तो वर्क डन बाई सूडो फोर्स अगर देखें क्या आएगा, सूडो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये एम ए एक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लैंक के रिस्पेक्ट में खिसक के गया, वैसे तो ये पता नहीं कितना आगे भाग के गया होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैं देखूं तो मुझे पता नहीं क्या लगेगा आगे जा रहा है, लेकिन प्लैंक के रिस्पेक्ट में पीछे गया और सूडो फोर्स भी पीछे की तरफ लगा, वर्क क्या जाएगा, एम एक्स। तो वर्क जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं वेरिएबल फोर्स के वर्क की। वेरिएबल फोर्स के वर्क की बात करी जाए तो मतलब फोर्स पोजीशन के साथ बदल रहा है, फोर्स मान लो पोजीशन के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है, इन सब के वर्क की बात करें तो अगर फोर्स मान लो आप पोजीशन साथ बदल रहा है, एक एलिमेंट पोर्शन में वर्क निकालना पड़ेगा, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना होगा, उसी को इंटीग्रेट कर देना होगा। काहे के लिए, बहुत दूर के लिए, मतलब बहुत दूर मतलब जितनी दूर के लिए निकालना हो आपको, जितनी दूर के डिस्प्लेसमेंट में निकालना हो, तो एफ डॉट डी आर करके इंटीग्रेट कर देते हैं अगर वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना होगा तो। क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर कर देंगे, छोटे से निकाल के इंटीग्रेट कर दो, क्या दिक्कत। मतलब अगर फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है, इसका एरिया जो आएगा ये वर्क देगा, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे अब मान लो मेरे पास ये है क्वेश्चन, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है, अब मुझे वर्क निकालना है 8 मीटर में, तो 8 मीटर में वर्क चाहिए, तो फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ मिले तो वर्क निकालने का बढ़िया तरीका है ये वाला एरिया निकाल लो और ये वाला एरिया निकाल लो और दोनों एरिया जोड़ दो, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वर्क क्या आएगा, परपेंडिकुलर 20, बेस 7/2, 70, क्या, जूल। यहां का बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 10 यूनिट, डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 5 यूनिट। लेकिन ये तो नेगेटिव होगा, ये तो नेगेटिव होगा, तो टोटल वर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर है, टोटल लिखो W1 प्लस W2 लिखोगे, W1 कितना है 70, W2 कितना है -5, क्या आ जाएगा 65, क्या, जूल। 65 जूल वर्क आएगा। ये वेरिएबल फोर्स था ही, तभी तो ऐसा आया, ये वेरिएबल फोर्स था, इसका वर्क निकालना है तो बड़े आराम से एरिया निकाल कर सकते, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो नीट का आया सवाल है, ये फोर्स लग रहा है इस पे ऐसा, वर्क निकालना है 0 से 1 डिस्प्लेस करने पे, तो वर्क क्या बताया मैंने आपको, dw निकाल लो एफ डॉट dy करके, तो फोर्स y डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में है, 20 dy cos 0, पूरा वर्क निकालना है तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, 0 से लेके 1 तक, ट्वेंटी dy 0 से 1, 0 से 1, ये वर्क आ जाएगा।
तो वर्क क्या आएगा, 20 dy की वैल्यू y 0 से 1 प्लस 10 y स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 1 तक, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो 20 हो जाएगा प्लस 5, तो 25 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, किस फोर्स को, इस फोर्स को 0 से 1 तक डिस्प्लेस कराने में, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेट करिए, निकाल लीजिए। कुछ लोग कहेंगे सर इसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कैसे, आसान इसलिए कर सकते हो, कैसे सर, इसका इक्वेशन तो ऐसे जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा, किसका, एफ का, 20 प्लस 10 वाई, y इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 0 पे 20 हो जाएगी। तो जो वर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, ये इतना 1 यूनिट है, तो वर्क लिखो क्या आएगा, 20 प्लस 30 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो वर्क क्या आएगा, 25 जूल। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ड्रॉ कर ली बस। ये कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आया होगा, कुछ को कहा हाँ यार ये तो बड़ा आसान है, कुछ को बड़ा आसान लगा क्योंकि उनको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता है ड्रॉ करना, सी इंटरसेप्ट, एम स्लोप ऐसे तो ऐसे जाएगी, 0 पे वैल्यू 20, 1 पे वैल्यू 30, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आपकी मर्जी है कैसे भी सॉल्व करो। अब स्प्रिंग फोर्स का वर्क कैसे देखते हैं, किसका, स्प्रिंग फोर्स का वर्क। स्प्रिंग में जो फोर्स होता है ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू x हुआ। स्प्रिंग में जो फोर्स पैदा होता है वो टेंशन फोर्स जो होता है, टेंशन फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स होता है। मतलब रिस्टोर करने की कोशिश करता है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मीन पोजीशन। खींचते हैं आप तो इधर तरफ, दबाते हैं तो इधर तरफ, उल्टा। एक्स क्या गया यहां पर, एक्स की वैल्यू एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन, मतलब नेचुरल लेंथ से कितना खींचा है आपने उसको या कितना दबाया है उसको। तो अगर हमसे कोई पूछे वर्क बताओ, यहां पहली बात एक्स क्या है, नेचुरल लेंथ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस स्प्रिंग को ये x इज इक्वल टू 0 था, यहां से यहां तक x1 से लेके x2 तक खींचा गया है, तो वर्क कितना करना पड़ा होगा। x1 से लेके x2 तक खींचा गया होगा तो वर्क कितना करना पड़ा होगा, या स्प्रिंग ने कितना वर्क किया होगा, दोनों बातें निकाली जा सकती। देखो भाई साहब, मान लो ये इतना खिंच गया, कितना, x, तो यहां पे अभी मान लो x की वैल्यू ये x है, यहां पे टेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा, t, और t की वैल्यू होगी kx। अगर मैं इसको dx खींच के लेके जाऊंगा तो वर्क करना पड़ेगा,
ये मैंने छोटे से पोर्शन का निकाला है, इतने का। तो क्या बताया उसमें, टी लग रहा है इस तरफ, एंगल है पाई। छोटे से पोर्शन का वर्ग अगर लिखे तो क्या आएगा, एफ डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा के एक्स, मैग्नीट्यूड तो के एक्स होगा, डी एक्स कॉस पाई। तो वर्ग लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस का के एक्स डी एक्स, x1 से x2 तक। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x1 से x2 तक। तो जो वर्ग आएगा ये आएगा माइनस के बाई 2x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अगर मैं इसको साफ साफ शब्दों में लिखूं, कोई स्प्रिंग है, x इज इक्वल टू 0 पे थी, x1 से x2 तक अगर इसको खींचा है, तो जो वर्ग आएगा ये होगा। जब इसको हम x1 से x2 स्ट्रेच करेंगे तो stretch or to change in length, x1 to x2 ये होगा वर्क का। ग्राफ अगर बनाए ये है वर्क, यहां पर ये जो वर्क आया ये आया है x1 से x2 तक के लिए इतना। ये जो लेंथ आएगी ये वर्क आएगा के x2 स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर, समझे। ग्राफ बनेगा हाइपरबोलिक, आए पैराबोलिक बनेगा, हाइपरबोलिक नहीं पैराबोलिक। तो अगर कोई कहे स्प्रिंग को 0 से x तक खींचा गया तो कितना वर्क होगा, तो कितना होगा। तो वर्क की वैल्यू क्या होती है, तो वर्क क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये क्या है 0 से x तक है। हमने क्या बताया आपको, x1 से x2 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बाद वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, ये एक स्प्रिंग है K1 स्प्रिंग कांस्टेंट की,
ये स्प्रिंग है K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की, दोनों पे बराबर फोर्स लगा के खींचा गया है, दोनों पे बराबर फोर्स लगा के खींचा गया है। वर्क किसमें ज्यादा होगा? वर्क किसमें ज्यादा होगा? दोनों बराबर फोर्स लगा के खींचा गया है, ठीक है। K1 ज्यादा है K2 से, वर्क किसमें ज्यादा होगा? तो जब फोर्स सेम हो तो वर्क कैसे देखेंगे? एक्सटेंशन सेम हो तो वर्क कैसे देखेंगे? देखो यहां वर्क ऐसे लिखा है, ध्यान से देखते हैं आप। वर्क इज इक्वल टू क्या जाएगा? ऐसे है, तो हाफ K से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आएगा। K हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क 2 का देखा जाए तो यहां पे वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K होगा। तो 2 का ज्यादा होगा, 1 का कम होगा। ये दादाजी की किताब का सवाल है। दो स्प्रिंग पर सेम फोर्स लगा खींचा गया, वर्क किसमें ज्यादा होगा? जो टाइट वाली स्प्रिंग होगी उसमें ज्यादा होगा, ढीली वाली में? ढीली वाली में। टाइट वाली K ज्यादा है, उसमें कम होगा। समझे? ये दादाजी की किताब का सवाल है, इसलिए इसका नाम है दादाजी का सवाल। क्या है? दादाजी का सवाल। क्या है? दो स्प्रिंग, एक टाइट एक ढीली, दोनों को सेम फोर्स लगा खींचेंगे तो जो ढीली वाली स्प्रिंग होगी उस पर ज्यादा वर्क होगा। क्वेश्चन चेंज। यहां पे क्या है? दोनों स्प्रिंग पे फोर्स डिफरेंट डिफरेंट है। डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 इज इक्वल टू x है, मान लो। चेंज इन लेंथ सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसका वर्क ज्यादा होगा? तो यहां पे वर्क क्या जाएगा? 1 का ज्यादा होगा 2 से। क्यों? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क प्रोपोर्शनल टू K होगा। इफ डेल्टा x इज सेम, मतलब और यहां पर, अरे इफ ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क 1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2। मैंने पहले उल्टा वाला कराया, पहले कठिन वाला कराया जिससे आपको बैठ जाए, ठीक है। चमका कि नहीं चमका? अब मेरा सवाल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो तो भाई ऑब्वियसली नहीं खींचोगे तो जीरो होगा। पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ये बताओ? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ये बताइए? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। क्यों? इस पर फोर्स लगा खींच रहे हैं इस पे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस तरफ है। टेंशन किधर डेवलप होगा? इस तरफ डेवलप होगा। टेंशन इधर होगा। ये एंगल है पाई, मतलब खींचेंगे तो नेगेटिव, ठीक है।
ऐसे। टेंशन इधर इस तरफ लगेगी और डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल फिर पाई। तो कंप्रेस करेंगे तो भी वर्क नेगेटिव, तो वर्क नेगेटिव आएगा यहां पे भी, वर्क नेगेटिव आएगा यहां पर भी। कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, वर्क नेगेटिव है। दोनों केस में वर्क नेगेटिव आता है, पॉजिटिव। अब कंप्रेशन एक्सटेंशन दो ही तो सिचुएशन हो सकती थी, और कौन सी सिचुएशन हो सकती थी? आप बताएं कौन सी सिचुएशन हो सकती थी? ये x इज इक्वल टू 0, टेंशन किस साइड है? इस साइड। मान लो स्प्रिंग रिलैक्स हो रही हो तो आय हाय, ये तो भूल ही गए क्या कि टेंशन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो रिलैक्सेशन के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। टेंशन इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। अब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, अभी भी पॉजिटिव। सो रिलैक्सेशन में क्या होता है? रिलैक्सेशन में पॉजिटिव। तो एक्सटेंशन में और कंप्रेशन में नेगेटिव, और रिलैक्सेशन में पॉजिटिव। तो स्प्रिंग का फोर्स दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, समझे? बस ये आज का आखिरी टॉपिक था, फटाफट क्विक रिकैप करा देते हैं आपको। वर्क क्या होता है? वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या फिर बोला जाए वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या फिर बोला जाए वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्क निकालना था, डॉट प्रोडक्ट करके हमने निकाल लिया। फिर हमने कहा नॉन मतलब पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब एक्यूट एंगल होता है। नेगेटिव कब होता है? जब ऑब्ट्यूज होता है। जीरो कब होता है? जब 90 डिग्री होता है, जब जीरो होता है। यहां देखो ग्रेविटी नॉर्मल और सबका वर्क जीरो था, क्योंकि दोनों सब में 90 डिग्री था। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैसे भी वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। यहां पे देखो पॉजिटिव था, वॉक करते हैं तो जीरो होता है, क्योंकि जो चलता है उस पर लगता नहीं, जिस पर लगता है वो चलता नहीं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो पॉजिटिव वर्क किसके लिए? इसके लिए। नेगेटिव वर्क किसके लिए? इसके लिए। क्यों? फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है बॉडी का। यहां पे देखो वर्क नेगेटिव आ रहा है, क्यों? ब्लॉक आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। ग्रेविटेशन का वर्क जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यहां पॉजिटिव हो सकता है, यहां नेगेटिव हो सकता है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में फोर्स की डायरेक्शन में सेम होगा, इसलिए ग्रेविटी का वर्क सेम होगा। ग्रेविटी का वर्क जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, उससे डिपेंड नहीं करता है। फिर यहां पे टेंशन का वर्क निकालना था, ऊपर लेके जा रहे थे, ऊपर लेके एक एक्सेलरेशन जा रहे हो, टेंशन कितना आएगा? T माइनस एम जी इक्वल टू एम, टी इक्वल टू 3/2 mg। टेंशन इतना आ गया तो वर्क निकाल लेंगे। टेंशन का वर्क पॉजिटिव होगा, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा। इसमें एक तो था फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा था, वर्क क्या आएगा? फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एफआर आ गया। चलो ग्रेविटी का वर्क और नॉर्मल का वर्क निकाल के बताना। चलो ये होमवर्क है तुम लोग का, ग्रेविटी और नॉर्मल का वर्क। देखते कितने लोग क्विक रिकैप देखते हैं। मैं इस वाली टाइमलाइन को भी चेक करूंगा और देखूंगा कितने लोग ग्रेविटी और नॉर्मल का वर्क निकाल के बताते हैं। यहां पे ए बी लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा था, ऑब्वियसली उधर का ही डिस्प्लेसमेंट देखना है। फिर बताओ ग्रेविटी और नॉर्मल का वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट √2r लिखा जाएगा, निकाल लेंगे। यहां पे अलोंग द ट्रैक लग रहा था, समझदार हो। फिर भी ग्रेविटी और नॉर्मल का वर्क बताओ। यहां ट्रैक के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट देखना है, देखा जाए ट्रैक के अलोंग की लेंथ देखनी है, ट्रैक के अलोंग फोर्स लगा है तो π/2r लिख देंगे। वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है नहीं करता? डिपेंड करता है। क्यों? अगर ग्राउंड से देखो तो ब्लॉक आगे जा रहा है, ये वाला भी आगे जा रहा है, तो एक पे पॉजिटिव पे नेगेटिव वर्क होगा, ठीक।
लेकिन इसी पे बैठ के देखो तो ये वाला पॉइंट खिसक ही नहीं रहा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो के तो वर्क जीरो जाएगा, मतलब फ्रेम पे डिपेंड करता है। यहां पे देखो तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में देखो तो ब्लॉक पीछे चला गया, तभी तो स्प्रिंग दबी। MAX वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना हो तो इंटीग्रेट कर लेते हैं या एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकाल दिया, वर्क आ गया, ऊपर का एरिया पॉजिटिव नीचे का एरिया नेगेटिव। यहां पे 2019 का आया सवाल है, एरिया निकाल दिया, वर्क आ गया, एरिया निकाल लिया। हाँ, एरिया निकाल के भी किया था, इंटीग्रेट करके भी किया था। इंटीग्रेट करके कर लेना क्योंकि सही रहता है। एरिया निकालने में कभी कभी हो सकता है अजीब सा ग्राफ आए, तुम ड्रॉ ही ना कर पाओ, और ड्रॉ भी कर लो तो उसका एरिया नहीं निकाल पाओ देख के, है ना। इंटीग्रेट करके कर लेंगे। इंटीग्रेट करने में कुछ नहीं है, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में था, तो 20 + 10y डॉट dy करके निकाल लिया। देखो इस तरह से भी निकाल लिया। फिर स्प्रिंग का वर्क, स्प्रिंग एक वेरिएबल फोर्स है तो इसको भी इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा क्योंकि बदल रहा है पोजीशन साथ। यहां से यहां तक खींचने में कितना वर्क होगा, किसी एक एलिमेंटल लेंथ को खींच के देख लिया हमने, फिर इंटीग्रेट कर लिया तो स्प्रिंग का वर्क पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा था। एक्सटेंशन और कंप्रेशन में नेगेटिव और रिलैक्सेशन में पॉजिटिव आ रहा था। ये इतनी बात थी। हमने बताया अगर कांस्टेंट फोर्स अगर आप खींचे तो जो टाइट स्प्रिंग होगी उसमें कम वर्क होगा, ढीली वाले में ज्यादा होगा। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऑब्वियसली के जिसका ज्यादा होगा उसमें वर्क ज्यादा होगा, तो जो टाइट होगी उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ाना था। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के वर्क निकालना, और डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के वर्क निकालना। आज तो खाली हमने वैसे बेसिक बेसिक डेफिनेशन बताई है, अगली क्लास में खूब सारा वर्क निकालेंगे और क्या करेंगे, और करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तब तक के लिए मौज में रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, बेवजह खुश रहो, खुश रहने की वजह महंगी है। आहा।